गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक हमारे नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनसंघर्ष और आंदोलन। जनसंघर्ष का मतलब होता है जनता द्वारा संघर्ष। जनता द्वारा संघर्ष जिसे पूरी जनता का समर्थन हासिल होता है। आंदोलन का अर्थ होता है यहाँ पर सुव्यवस्थित ढंग से किसी भी मुद्दे पर सरकार पर दबाव डालना। यानी कि ये दोनों के दोनों, जनसंघर्ष हो चाहे वो आंदोलन हो, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सरकार की मनमानी को रोकना होता है और अपने हितों को बचाना होता है। अभी हमने पिछले जो 4 पाठों में अध्ययन किया, चाहे वो हमारे पास सत्ता की साझेदारी थी, चाहे वो हमारे पास संघवाद था, चाहे वो हमारे पास लोकतंत्र और विविधता था, और चाहे वो हमारे पास जाति धर्म और लैंगिक मसले थे, वहाँ हर जगह हमने सत्ता की जो है प्राप्ति को देखा था कि किस प्रकार सत्ता के लिए संघर्ष होता है, किस प्रकार सत्ता का बंटवारा किया जाता है, किस प्रकार जो विभिन्न सामाजिक जो समूह होते हैं उनके अंतर्गत जो है व्यवस्था को जो है बैठाया जाता है। और इस पाठ के अंतर्गत भी हम ये देखेंगे कि लोकतंत्र के अंदर केवल खाली सत्ता का बंटवारा करना ही आवश्यक नहीं होता है कि हम ये मान ले कि सत्ता का हमने बंटवारा कर दिया और लोकतंत्र जो है वो कंप्लीट हो गया। नहीं, सत्ता के बंटवारे के साथ साथ जिस व्यक्ति को हम सत्ता सौंप रहे हैं, जिस दल को हमने सत्ता दी है, वो क्या वास्तव में सत्ता का उपयोग हमारे हितों के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि वो हमारे हितों की अवहेलना करता है, संविधान के अनुसार अगर वो प्रशासन को नहीं चलाता है, तो उसके लिए हमें जो है जनसंघर्ष या आंदोलन करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। और इस पाठ के अंतर्गत हम उसी जनसंघर्ष और आंदोलन की बात करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल उठाते हैं और वो 2 एग्जाम्पल है नेपाल और बोलिविया के। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर नेपाल की। नेपाल जो है तीसरी लहर का देश था। कौन सी लहर का देश था? तीसरी लहर। और तीसरी लहर किसको कहा गया था? 1990 के बाद के वो राष्ट्र जहां लोकतंत्र क्या हो रहा था, कायम हो रहा था। यानी कि 1990 के बाद विश्व के जिन देशों के अंदर लोकतंत्र कायम हो रहा था उनको तीसरी लहर के देश बोला गया था। और उस तीसरी लहर के देशों के अंदर नेपाल का नाम भी आता था। और नेपाल के अंदर 2006 के अंदर एक जन आंदोलन खड़ा हुआ। कौन सा आंदोलन खड़ा हुआ? एक जन आंदोलन। अब हम इसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे यहाँ की ये 2006 का जन आंदोलन था क्या, जो अप्रैल माह के अंदर लोकतंत्र की बहाली के लिए नेपाल में चलाया गया। तो 1990 के बाद जो है नेपाल के अंदर जो राजा होता था वो औपचारिक रूप से नेपाल का राजा होता था, लेकिन वास्तविक जो सत्ता का प्रयोग है वो वहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते थे। और उस समय का जो शासक था वीरेंद्र, उस समय का जो राजा था वीरेंद्र, उसने इस बात को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। लेकिन शाही खानदान का एक ऐसे घटनाक्रम के तहत क्या कर दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया। और नया राजा कौन बना? ज्ञानेंद्र। नया राजा कौन बना? ज्ञानेंद्र बना। और उसने जो है लोकतंत्र की जो व्यवस्था थी, सरकार की जो सत्ता थी, उसको मानने से इनकार कर दिया। और उसने उस समय की जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको 2005 में उसने क्या किया, 2005 के अंदर उस सरकार को अपदस्थ कर दिया। उनके जो प्रधानमंत्री थे उनको पद से हटा दिया और निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। और जैसे ही उसने निर्वाचित सरकार को भंग किया और सारी जो शासन की गतिविधियां है राजा ने अपने हाथ में ले ली, तो वहां की जनता ने लोकतंत्र की बहाली के लिए दोबारा जो है वहां पर लोकतंत्र को बहाल किया जाए, उसके लिए ज्ञानेंद्र के खिलाफ जो है एक आंदोलन खड़ा कर दिया। और इस आंदोलन के अंदर SPA यानी कि 7 जो है राजनीतिक पार्टियां जो हैं एक साथ मिली, 7 राजनीतिक दल। SPA का मतलब होता है 7 पार्टी अलायंस। यानी कि 7 का मतलब 7, पार्टी का मतलब दल, अलायंस का मतलब गठबंधन। यानी कि 7 राजनीतिक पार्टियों ने गठबंधन बनाया जिसका नाम था SPA,
सप्तदलीय गठबंधन, और इसने जो है काठमांडू के अंदर 4 दिन का बंद घोषित किया। नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है, और इसके प्रतिरोध के अंदर जल्द ही क्या हो गया, पूरे देश के अंदर अनिश्चितकालीन जो है हड़तालें शुरू हो गई। आप इसके अंदर देख सकते हैं कितनी भयंकर जो है लोगों की आबादी यहाँ पर उस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आई हुई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों को। इसके साथ साथ में वहाँ पर एक माओवादी आंदोलन भी करने वाले लोग थे, और वो भी, उनको क्या बोला गया था, माओवादी। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ माओवादी कौन थे। चीन का एक क्रांतिकारी हुआ है, चीन का एक क्रांतिकारी नेता था जिसका नाम था माओ, और उसी माओ की विचारधारा के ऊपर नेपाल के अंदर साम्यवादी विचारधारा का दल रखने वाले जो लोग थे उनको क्या बोला गया था, माओ बोला गया था। तो इन 7 पार्टी अलायंस के अलावा माओ का जो राजनीतिक दल था वो भी उनके साथ हो गया, और लोगों ने क्या किया, जो पुलिस ने कर्फ्यू लगाया हुआ था उसको तोड़ दिया। तकरीबन 1 लाख लोग जो है वो रोजाना जुट करके लोकतंत्र की बहाली की मांग करते रहे, और 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या जो है 3 से लेकर के 5 लाख तक पहुंच गई, और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। अब राजा को ये पता लगने लग गया था कि वो इतने बड़े जनसमूह को जो है क्या नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता है, उनकी भावनाओं को दबाया नहीं जा सकता है। इसलिए उन्होंने बातचीत करने के लिए उन दलों के नेताओं के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, और जब सर्वदलीय बैठक बुलाएगी तो वहां पर नेताओं ने यह स्वीकार किया कि राजा जो है वो केवल संवैधानिक स्तर पर ही नेपाल का राजा रहेगा, बाकी सारे अधिकार जो है वो संविधान के अंदर लिखे जाएंगे, और नेपाल के अंदर एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो 24 अप्रैल 2006 को जो अल्टीमेटम का जब अंतिम दिन था तो राजा ने उनकी सारी मांगों को मान लिया, और पहली बार जो है गिरिजा प्रसाद कोइराला इसको जो है सभी ने जो है क्या मान लिया, देश का प्रधानमंत्री मान लिया, और संसद को फिर से बहाल कर दिया गया, और अपनी बैठक के अंदर कानून पारित किए, और इन कानूनों के सहारे राजा की जो अधिकांश शक्तियां थी वो वापस ले ली गई। नई संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। माओवादियों और एसपीए के बीच के अंदर सहमति बनी, और 2008 के अंदर राजतंत्र बिल्कुल क्या हो गया, समाप्त हो गया, और नेपाल जो है संघीय गणराज्य बन गया। और 2015 के अंदर जो इनका नया संविधान बना था उस संविधान को देश के अंदर लागू कर दिया गया, और नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लिए ही नहीं है, पूरे विश्व के जो लोकतंत्र के जो प्रेमी थे उनके लिए क्या बना था, प्रेरणा का स्रोत। उसके बाद आइए हम दूसरे एग्जाम्पल को यहां पर लेते हैं, वो है बोलिविया का। अगर हम बोलिविया का जल युद्ध यहां पर लेते हैं तो नेपाल के अंदर जो आंदोलन हुआ था वो तो हुआ था लोकतंत्र की बहाली के लिए, लेकिन बोलिविया का जो जल युद्ध हम पढ़ेंगे यहाँ लोकतंत्र की बहाली के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ था। बोलिविया में तो पहले से ही क्या था, लोकतंत्र था। यहाँ पर लोग क्या हुए थे, क्या हुआ कि एक जल जो होता है हमारे लिए हमारा जीवन का आधार है, जल हमारे जीवन का क्या होता है, आधार होता है। और यहाँ की सरकार ने क्या किया, जल को एक निजी कंपनी को सौंप दिया, जल का क्या कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया, और किसी एक ऐसी कंपनी को ही जो है जल की आपूर्ति का क्या दे दिया गया, ठेका दे दिया गया। और बोलिविया जो है वो एक लातीनी देश है, कई बार आ जाता है प्रश्न, लातीनी अमेरिकी देश है क्योंकि दक्षिणी जो अमेरिका महाद्वीप है उसका एक देश है बोलिविया। और विश्व बैंक की जो सरकार, विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगरपालिका के द्वारा जो जलापूर्ति की जा रही थी उसका नियंत्रण छोड़ने के लिए विवश कर दिया, और सरकार ने क्या किया कि कोचबंबा शहर के अंदर जलापूर्ति का जो अधिकार है वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। और इस कंपनी ने क्या किया, आनन फानन के अंदर जो है कीमतों को, जो जल की जो कीमत थी उसको 4 से 5 गुना बढ़ा दिया, और लोगों का जो मासिक बिल था वो कितने रुपए आना शुरू हो गया, 1000 रुपए मासिक। जबकि वहां रहने वाले लोग जो है वो कितने 1000 रुपए मासिक कमाते थे, 5000 रुपए मासिक तो उनका वेतन होता था। जबकि उनका जो जल का बिल है वो कितना आना शुरू हो गया, 1000 रुपए। तो सन 2000 के अंदर इस चीज से त्रस्त होकर के 2000 के अंदर वहां के जो मजदूर थे, वहां के जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे और सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने क्या लिया, आकार लिया। और इस गठबंधन ने शहर के अंदर 4 दिन की कामयाब हड़ताल की। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले गई, फिर भी हाथ कुछ नहीं लगा। फरवरी के अंदर फिर यह आंदोलन भड़का, और इस जन संघर्ष के अंदर एक निर्वाचित और एक लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए क्या किया गया, बाध्य किया गया।
बोलिविया का जो जन संघर्ष था सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल के अंदर जो आंदोलन चला था वो देश की राजनीति की नींव क्या होगी उसके खिलाफ था। ये दोनों ही संघर्ष सफल रहे, लेकिन इनके प्रभाव के स्तर क्या थे, अलग अलग। इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए क्या होती है, जरूरी है। ये दो कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है। दोनों ही घटनाओं ने जनता को बड़े पैमाने पर क्या किया था, लामबंद किया, जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति की गई। और आपने ये जो चीजें हैं, दोनों ही घटनाओं ने राजनीतिक संगठन की भूमिका जो है अदा की। अगर आपको कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के पहले अध्याय की याद हो, समकालीन लोकतंत्र के अंदर हमने चिली के अंदर, इसके अलावा जो है हमने पोलैंड के अंदर जो राजतंत्र की बहाली की गई थी, उन सारे चीजों के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद हमने बर्मा की कहानी के अंदर आंग सू की का नेतृत्व भी वहां पर पढ़ा था। तो इससे हमें पता लग जाता है कि जो लोकतंत्र है उसको किस प्रकार जो है सफल बनाया जाता है। तो बोलिविया के अंदर जब जलापूर्ति को दोबारा बहाल किया गया था तो यह आंदोलन किससे जुड़ा था, बोलिविया के जन आंदोलन से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है लोकतंत्र और जनसंघर्ष। तो दोनों ही कथाओं का हमने अध्ययन कर लिया। दोनों ही कथाओं के अंदर हमने देखा था, एक जगह तो लोकतांत्रिक सरकार थी, उसकी नीतियों के खिलाफ संघर्ष था। दूसरी ओर लोग जो है राजतंत्र की जगह किसकी बहाली कर रहे थे, लोकतंत्र की। राजा की जो मनमानी थी उसको क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। तो यहां हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उस निष्कर्ष में हमारा जो पहला जो निष्कर्ष आ जाएगा वो क्या होता है कि जो लोकतंत्र का जो जनसंघर्ष होता है उसी के जरिए लोकतंत्र का क्या होता है, विकास होता है, लोकतंत्र का विकास। क्योंकि जितना ज्यादा लोग जो हैं सरकार की नीतियों को जानेंगे, सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े होंगे, तो उन्हें लोकतंत्र के नियमों का, अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों की क्या होती है, जानकारी होती है। और जो यहाँ पर जो फैसले होते हैं लोकतंत्र के अंदर वो आम सहमति से लिए जाते हैं और उन फैसलों के अंदर लोगों को शामिल करना भी जरूरी है। तो लोकतंत्र की जो निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। और ऐसी घड़ी कब आएगी, जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो। तो इससे क्या होगा, लोकतंत्र का विकास होता है। दूसरा क्या होता है, जो समस्या का जो समाधान है वो किससे होता है, वो जनता की लामबंदी से होता है। जनता की किससे होता है, लामबंदी से। जो लोकतंत्र है उसके अंदर अगर जनता के हितों की अवहेलना की जाती है तो वहां जनता के जो हित है वो किससे सुरक्षित रखे जाते हैं, जनता क्या होती है, लामबंद हो जाती है। आपने देखा होगा नेपाल के अंदर 4 लाख लोग इकट्ठे हो गए। आपने देखा होगा कि किस प्रकार जो है बोलिविया के जल युद्ध के खिलाफ जो है लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। और ये जब लोग इकट्ठे हुए थे तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो लोकतंत्र के अंदर जो मनमानी हो रही थी उसको क्या करना था, रोकना था। इसके अलावा क्या होता है, तीसरा जो महत्वपूर्ण होता है, ये जो ऐसे संघर्ष होते हैं उनका जो आधार है वो क्या होता है, राजनीतिक संगठन होता है। क्या होता है, राजनीतिक संगठन होता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ये सच है कि ऐतिहासिक घटनाएं जो है स्वतः नहीं होती है, कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीतिक दल जरूर मौजूद होते हैं या सार्वजनिक भागीदारी होती है। तो आपने नेपाल में देखा होगा कि कैसे जो है 7 दलों का एक गठबंधन, कैसे एक 7 दलों का राजनीतिक गठबंधन शामिल हुआ। उसके बाद में माओवादी जो दल है वो भी उसके अंदर क्या हो गया था, शामिल हो गया था। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो राजनीतिक दलों की जो लामबंदी है वो भी इसके अंदर क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है लामबंदी और संगठन। इसके बारे में हम जो हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।